दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस चैनल पर अब तक की सबसे बड़ी खबरों की अपडेट्स आपको मिलती हैं, इसलिए आप रेड बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपसे कोई भी न्यूज मिस ना हो। इस चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ सच्ची खबर ही दिखाई जाती हैं और सारी खबरें काम की होती हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर है कि राजधानी दिल्ली पहुंचे वायुसेना के पायलट अभिनंदन। भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन वर्धमान करीब 3 दिनों तक पाकिस्तानी कैद में रहने के बाद पड़ोसी देश द्वारा भारत को सौंपे जाने के कुछ घंटों बाद शुक्रवार रात राजधानी दिल्ली पहुंचे। लोगों के एक समूह ने पालम हवाई अड्डे पर उनका शानदार स्वागत किया। वहां से अभिनंदन को जांच के लिए एक अस्पताल ले जाया जाएगा। उन्हें शुक्रवार शाम को अटारी वाघा सीमा पर भारतीय अधिकारियों को सौंपा गया था। वर्धमान को 27 फरवरी को दोनों देशों के विमानों के बीच हवाई संघर्ष होने पर उनके MiG-21 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद पाकिस्तान द्वारा पकड़ लिया गया था। वह लगभग 3 दिन तक पाकिस्तान की कैद में रहने के बाद स्वदेश लौटे हैं। यह दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो कि आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान के निरंतर समर्थन पर भारत की जवाबी कार्रवाई के चलते उत्पन्न हुए थे। विंग कमांडर अभिनंदन रात 9:10 पर पाकिस्तान की ओर वाघा चेक पोस्ट पर दिखे और उनके साथ पाकिस्तानी रेंजर इस्लामाबाद में उच्चायोग में भारतीय एयर अताशे मौजूद थे। वे गहरे रंग का कोट और खाकी रंग की पैंट पहने हुए थे। गर्व से सिर ऊंचा किए विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान से गेट पार करके भारत में प्रवेश किया। अमृतसर के उपायुक्त शिव दुलार सिंह ढिल्लों ने संवाददाताओं से कहा कि बहादुर पायलट अपने देश लौटकर खुश हैं। वर्धमान को शनिवार को डिब्रीफिंग से गुजरना होगा, जिसमें सेना और गुप्तचर एजेंसियों के अधिकारियों की मौजूदगी में उनकी शारीरिक जांच भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि भारत को सौंपने से पहले पाकिस्तान ने अभिनंदन का कैमरे पर बयान किया रिकॉर्ड। पायलट अभिनंदन वर्धमान को शुक्रवार को वाघा सीमा पर भारत को सौंपे जाने में देरी इसलिए हुई क्योंकि उनसे पाकिस्तानी अधिकारियों ने कैमरे पर बयान दर्ज करने को कहा। इसके बाद ही उन्हें सीमा पार करके स्वदेश जाने दिया गया। सूत्रों ने यह जानकारी दी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें दबाव में कैमरे के सामने बयान देने को कहा गया या नहीं। इस वीडियो में कई कट हैं जो संकेत देते हैं कि इसे परोक्ष रूप से पाकिस्तानी रुख के अनुरूप करने के लिए इसमें बहुत काट-छांट की गई। भारतीय वायुसेना का कहना है कि अभिनंदन ने पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान मार गिराया, लेकिन उनकी रिहाई से पहले रिकॉर्ड वीडियो संदेश में इसका कोई उल्लेख नहीं है। पाकिस्तान सरकार ने स्थानीय समयानुसार रात 8:30 बजे पायलट का वीडियो संदेश स्थानीय मीडिया को जारी किया। इस वीडियो में अभिनंदन ने बताया कि उसे कैसे पकड़ा गया। एक सूत्रों ने कहा कि उनका वीडियो संदेश रिकॉर्ड करने से उसे भारत को सौंपने में देरी हुई। वीडियो संदेश में अभिनंदन ने कहा कि वह लक्ष्य खोजने के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में घुसे, लेकिन उनके विमान को मार गिराया गया। उन्होंने कहा, जब मैं लक्ष्य की खोज में था तो पाकिस्तानी वायुसेना ने मेरा विमान मार गिराया। मुझे विमान से कूदना पड़ा क्योंकि विमान को बहुत नुकसान हुआ था। जैसे ही मैं बाहर कूदा वह जब मेरा पैराशूट खुला, मैं नीचे आकर गिरा। मेरे पास एक पिस्तौल थी। अभिनंदन ने कहा, वहां कई लोग थे, मेरे पास बचने का एक ही रास्ता था। मैंने अपनी पिस्तौल नीचे गिराकर भागने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, लोगों ने मेरा पीछा किया, वे बहुत उत्तेजित थे। तभी वहां पाकिस्तानी सेना के 2 अधिकारी आ गए और मुझे बचा लिया। पाकिस्तानी सेना के कैप्टन ने मुझे लोगों से बचाया और मुझे कोई चोट नहीं आने दी। वे मुझे अपनी यूनिट में ले गए, जहां मुझे प्राथमिक उपचार दिया गया और फिर मुझे आगे की मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया तथा मेरा और उपचार हुआ। वीडियो के अनुसार विंग कमांडर ने भारतीय मीडिया की आलोचना करते हुए कहा, सैन्य कर्मियों ने मुझे भीड़ से बचाया। पाकिस्तानी सेना बहुत पेशेवर है और मैं इससे बहुत प्रभावित हूँ। भारत का पक्ष है कि अभिनंदन का विमान उस समय गिराया गया जब भारतीय वायुसेना के विमानों ने 27 फरवरी को जम्मू कश्मीर में भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के पाकिस्तान वायुसेना के प्रयासों को नाकाम किया था। इससे एक दिन पहले भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंक रोधी अभियान चलाया था। अभिनंदन विमान से तो बाहर निकल गए थे, लेकिन वह पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर में जाकर गिरे, जहां पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया। पाकिस्तानी मीडिया की खबर है कि वाघा आव्रजन पर अभिनंदन के कागजात की जांच हो रही थी, इसलिए उन्हें तुरंत भारतीय अधिकारियों को नहीं सौंपा गया।
जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि रियल हीरो अभिनंदन की वापसी, जाने 56 घंटों में क्या क्या हुआ। विंग कमांडर अभिनंदन करीब 56 घंटे बाद पाकिस्तान में अपनी बहादुरी का परचम लहराते हुए वतन लौट आए। वाघा अटारी बॉर्डर पर उनके स्वागत के लिए भारी संख्या में लोग मौजूद थे। सीना ताने जब अभिनंदन भारत की सरजमी पर कदम रखा तो वहां मौजूद लोगों के सिर गर्व से उठ गए। पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराने वाले विंग कमांडर के 56 घंटे की पूरी कहानी जाने। 26 फरवरी रात के 3:30 बजे के करीब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट और POK के कई इलाकों में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को तबाह कर दिया, जिसमें कई आतंकी मारे गए। भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान बौखला उठा और 27 फरवरी को पाकिस्तान के लड़ाकू विमान भारत की सरजमी में दाखिल हुए, जिसमें अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को मिला F-16 लड़ाकू विमान भी शामिल था। पाकिस्तान की तरफ से फाइटर प्लेन को आता देखकर भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाला। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने राजौरी भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि पहले से सतर्क भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के विमान को घेर लिया, जिसमें एक MiG-21 फाइटर जेट भी शामिल था, जिसमें विंग कमांडर अभिनंदन सवार थे। इसके बाद भारतीय लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को खदेड़ना शुरू कर दिया। MiG-21 में सवार अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को मार गिराया और दुश्मनों को भागने पर मजबूर कर दिया। हालांकि हवाई भिड़ंत में MiG-21 गिर गया और पाकिस्तान की ओर जा गिरा। इस विमान में विंग कमांडर अभिनंदन सवार थे। विंग कमांडर अभिनंदन ने पैराशूट से छलांग लगा दी और वो POK में पहुंच गए, जहां पाकिस्तान फौज ने उनको पकड़ लिया। 27 फरवरी की शाम तक पाकिस्तान दावा करता रहा कि उसके हिरासत में भारत के 2 पायलट हैं, लेकिन बाद में वो अपने बयान से पलट गया और बताया कि उसके कब्जे में भारत का सिर्फ 1 पायलट है। जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में एक IAF पायलट को खुद को विंग कमांडर अभिनंदन के रूप में पहचानते हुए दिखाया गया। हालांकि भारत ने उस वक्त यह स्वीकार नहीं किया कि उसका पायलट पाकिस्तान के कब्जे में है, वो उसे लापता बता रहे थे। इसके बाद पाकिस्तान ने एक और वीडियो जारी किया, जिसमें विंग कमांडर अभिनंदन से पूछताछ की जा रही थी। इस वीडियो में अभिनंदन चाय पीते नजर आए और उनसे सवाल जवाब किए जा रहे थे। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि भारतीय पायलट को पाकिस्तान ने हिरासत लिया है और उसका वीडियो जारी करना मानवीय कानून और जिनेवा कन्वेंशन के नियमों का उल्लंघन है। भारत ने पाकिस्तान से अभिनंदन को छोड़ने को भी कहा। इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया और पाकिस्तान की ओर से भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन करने अभिनंदन को हिरासत में लेने का विरोध जताया। 27 फरवरी की शाम एक बार फिर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान मीडिया के सामने आए और अपनी बात रखी। उन्होंने भारत से बातचीत करने को कहा। 28 फरवरी को पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन की वापसी से सीमा पर तनाव कम होता है तो वो इसके लिए विचार करने को तैयार हैं। भारत सरकार ने बिना शर्त फौरन पायलट अभिनंदन की रिहाई की मांग की और कहा कि इस पर कोई सौदेबाजी नहीं की जाएगी। 28 फरवरी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि वो शुक्रवार को भारतीय पायलट अभिनंदन को छोड़ देंगे। इस दौरान उन्होंने ये दावा भी किया कि वो शांति पहल के तहत विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा कर रहे हैं। इधर अभिनंदन की रिहाई के बाद पीएम मोदी ने कहा कि एक पायलट प्रोजेक्ट पूरा हो गया है, ये प्रैक्टिस थी, अब असली में करना है। 28 फरवरी को ही हमारा भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने शाम को एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने वाले सबूत पेश किए गए। वायुसेना के अधिकारी ने बताया कि भारतीय सीमा में पाकिस्तान का फाइटर प्लेन F-16 आया और उसमें लगने वाले मिसाइल के टुकड़े राजौरी में मिले। इस दौरान उस मिसाइल के टुकड़े भी मीडिया को दिखाए गए। इससे पहले पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसका कोई भी F-16 ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था। 1 मार्च को सुबह से ही हिंदुस्तान में विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी का इंतजार हो रहा था। पाकिस्तान ने 10 बजे अभिनंदन को छोड़ने की बात कही, लेकिन वो अपने वादे से खरा नहीं उतरा। फिर उसने बीटिंग द रिट्रीट के बाद विंग कमांडर अभिनंदन को सौंपने की बात कही। भारत ने अभिनंदन की वापसी
वापसी के मद्देनजर बीटिंग द रिट्रीट को भी रद्द कर दिया। 1 मार्च शाम हो गई फिर रात, लेकिन अभिनंदन को वाघा बॉर्डर पर नहीं लगाया गया। पाकिस्तान अभिनंदन को वाघा से 8 किलोमीटर पहले बाटापुर सैन्य कैंप में रोक लिया गया। इंतजार लंबी हो चली थी और वो खत्म रात 9 बजे हुआ, जब पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को भारत को सौंपा। अभिनंदन का अटारी बॉर्डर पर जोरदार स्वागत किया गया। यहां से उन्हें अमृतसर ले जाया गया, फिर स्पेशल विमान से दिल्ली मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया। तो दोस्तों, अपने देश के ऐसे वीर जवानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जिससे कि उनका सर गर्व से हमेशा ऊंचा रहे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी श्रीनगर में गिरफ्तार। आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक संदिग्ध आतंकवादी को शुक्रवार को यहां गिरफ्तार कर लिया गया, जो कथित रूप से हथियार छीनने के एक मामले में शामिल था। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि श्रीनगर पुलिस की एक विशेष टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर बारजूला में बोन एंड ज्वाइंट हॉस्पिटल के पास एक व्यक्ति को पकड़ा। प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी की पहचान शौकत अहमद खान उर्फ उमैर भाई के तौर पर हुई है, जो मध्य कश्मीर के बडगाम जिले का निवासी है। उन्होंने कहा कि वह लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी संगठन से जुड़ा है। प्रवक्ता ने कहा कि खान एक हथियार छीनने के मामले में शामिल है। उन्होंने कहा कि आगे की जांच जारी है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि मुंबई में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम लोगों से झूठे वादे करते हैं और आगामी आम चुनाव में जनता उन्हें जरूर इसका सबक सिखाएगी। गांधी ने यहां बांद्रा में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी ने वर्ष 2014 के लोकसभा के चुनाव में वादा किया था कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए डाला जाएगा और कालाधन विदेश से वापस लाया जाएगा, लेकिन अभी तक दोनों वादे पूरे नहीं हुए। गांधी ने मोदी पर प्रहार जारी रखते हुए कहा कि उन्होंने देश की गरीब जनता को जरूर हमने ही रुपए बैंक में निकालने के लिए घंटों लाइन में लगवा दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी धनवान बैंक की लाइन में नहीं देखा गया। मोदी ने युवाओं के लिए हर साल बड़े पैमाने पर रोजगार देने का भी वादा किया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक किसान परेशान है, लेकिन इसके बावजूद केंद्र या महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ के किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। यदि हमारी सरकार जीत कर आती है तो वो हम वादा करते हैं कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों की हमारी सरकार ने किसानों का कर्ज सरकार के आते ही माफ कर दिया। गांधी ने कहा कि वर्तमान सरकार महाराष्ट्र के गरीब आदिवासियों की जमीन अब कुछ उद्योगपतियों को देना चाहती है। उन्होंने कहा कि इस पर चुनाव में महाराष्ट्र की जनता भाजपा को सबक सिखा कर रहेगी। उन्होंने कहा कि 2019 में यदि हमारी सरकार आती है तो सभी के खाते में एक निश्चित रकम डाली जाएगी। हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमने चुनाव में वादा किया है कि यदि हमारी सरकार आएगी तो 10 दिन के अंदर कर्ज माफ कर दिया जाएगा, और हमारी सरकार ने सिर्फ 2 दिन में अपना वादा पूरा किया। गांधी ने जनता से महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि सभी दल मिलकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ें तो अवश्य ही विजय हमारी होगी। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने किया ऐलान, समय से होंगे लोकसभा चुनाव। भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि देश में लोकसभा चुनाव समय से ही होंगे, इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्री अरोड़ा ने शुक्रवार को यहां संवाददाताओं से कहा कि देश में लोकसभा के चुनाव समय से होंगे, इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आयोग जल्द ही लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेंगे। उन्होंने चुनाव की तारीख आगे बढ़ने की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने पिछले 3 दिन तक जिलों एवं मंडल के शीर्ष प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद आज केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार भी मौजूद थे। श्री अरोड़ा ने कहा कि सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बात हुई है। लोकसभा के साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में ईवीएम को हमने फुटबॉल बना दिया गया है। रिजल्ट अच्छा है तो ईवीएम अच्छी है, यदि रिजल्ट खराब है तो ईवीएम खराब है। उन्होंने कहा कि इस बार प्रत्याशियों को अपनी 5 वर्ष का आय का विवरण देना होगा, जिसमें स्वयं पत्नी, बच्चों, बेटा बेटी सभी की संपत्ति का विवरण देना होगा। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि विदेश की संपत्ति का विवरण भी देने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें पैन कार्ड के साथ शपथ पत्र में देना होगा। इसकी आयकर विभाग से जाँच कराई जाएगी। इसमें विसंगतियां मिलने पर इसे आयोग की
वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। श्री अरोड़ा ने कहा कि पोलिंग बूथ पर पानी, टॉयलेट, शेड, बिजली की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, इसे और बेहतर किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस बार चुनाव में सी विजिल ऐप लॉन्च किया जाएगा। इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कर्नाटक में लॉन्च किया गया था, जहां 28,000 शिकायत नागरिकों ने दर्ज की थी। उन्होंने कहा कि इस ऐप के जरिए नागरिक चुनाव से जुड़ी कोई भी शिकायत इस पर करेगा तो 100 मिनट में अधिकारी को रिस्पॉन्स करना होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने हमें आश्वासन दिया है कि ज़्यादातर गैप को हम जल्द ही पूरा कर लेंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कमेटी में एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट को भी शामिल किया जाएगा। चुनाव के दौरान धार्मिक उन्माद फैलाने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था उनकी जानकारी ली गई है। इसके साथ ही गुरुवार को जनप्रतिनिधियों के साथ भी हमने बैठक की थी। उन लोगों ने जातिवाद फैलाने पर चुनाव रोकने की सलाह दी थी। चुनाव में केंद्रीय बलों को तैनात करने की मांग भी रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का बयान, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का किसी धर्म से लेना देना नहीं। अबू धाबी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस्लामिक देशों के संगठन OIC के मंच से शुक्रवार को कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को किसी धर्म विशेष के विरुद्ध लड़ाई नहीं माना जाना चाहिए। श्रीमती स्वराज ने OIC सम्मेलन के आरंभिक सत्र को बतौर सम्मानित अतिथि संबोधित करते हुए कहा, आतंकवाद के कारण जिंदगियां तबाह हो रही हैं और इसने विश्व को बड़े खतरे में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और खाड़ी तथा उत्तरी अफ्रीका, साहेल क्षेत्र, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भारत की विविधता में हमने आतंकवाद का भीभत्स चेहरा देखा है। विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को किसी धर्म विशेष के विरुद्ध लड़ाई नहीं माना जाना चाहिए। आतंकवाद और चरमपंथ के भिन्न भिन्न नाम और उपनाम हैं। इनके पीछे अलग अलग तरह के कारण बताए जाते हैं, लेकिन हर मामले में इसे धर्म के विकृत रूप से बढ़ावा मिलता है। पाकिस्तान ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया है। उसने संयुक्त अरब अमीरात से आग्रह किया है कि भारत को बतौर विशिष्ट अतिथि इस सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया जाए। भारत को न्योता देने पर वह सम्मेलन का बहिष्कार करेगा। OIC ने पाकिस्तान की परवाह नहीं करते हुए भारत को इस सम्मेलन में बतौर सम्मानित अतिथि बुलाया, जिससे नाराज पाकिस्तान ने इसमें नहीं जाने का निर्णय लिया। श्रीमती स्वराज ने अपने संबोधन के जरिए पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि OIC समेत विश्व समुदाय को आतंकवादियों के ठिकाने खत्म करने और उन्हें आरक्षण तथा धन मुहैया कराने पर रोक लगाने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर आप मानवता की रक्षा करना चाहते हैं तो आपको आतंकवादियों को संरक्षण और धन मुहैया कराने वाले देशों से कहना होगा कि वे ऐसी करतूतें बंद करें। उन्होंने कहा, आतंकवाद जिंदगियां तबाह कर रहा है, क्षेत्र में अस्थिरता ला रहा है और विश्व को इससे खतरा उत्पन्न हो गया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये मानवीय मूल्यों और अमानवीय ताकतों के बीच की लड़ाई है। श्रीमती स्वराज ने पिछले 4 वर्ष पहले में खाड़ी के देशों के साथ भारत के व्यापार और लोगों के आपसी संपर्क को लेकर कहा कि कई देशों के साथ संबंध इतने प्रगाढ़ हो गए हैं जितने कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने दिखाया है कि अगर एक देश के पास दूरदर्शिता, खुलापन और तकनीक को अपनाने के साथ ही मानव संसाधन में निवेश करने की इच्छा हो तो वो अपनी प्रगति को कैसे ऊर्जा दे सकता है। उन्होंने कहा कि भारत OIC में आमंत्रित करने और उसे जगह देने के लिए सऊदी अरब, बांग्लादेश और कुछ अन्य देशों के प्रति विशेष आभार व्यक्त करता है। ये पहली बार है कि भारत को OIC जैसे मंच पर आमंत्रित किया गया है, जहां आमतौर पर पाकिस्तान अपना मत रखता था। विदेश मंत्री ने कहा, हम इस आमंत्रण को संयुक्त अरब अमीरात के साथ हमारी समेकित रणनीतिक साझेदारी में एक मील के पत्थर के तौर पर देखते हैं। हम इसे भारत में 18.5 करोड़ मुसलमानों की मौजूदगी और बहुलवादी संस्कृति में उनके योगदान तथा इस्लामी जगत में भारत के योगदान को मान्यता दिए जाने के रूप में भी देखते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह की हर खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आप किस राज्य से और किस शहर से हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि आपके राज्य और आपके शहर की हर न्यूज़ हम आप तक पहुंचा सकें।
जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि आतंकवाद पर भारत की बड़ी जीत। अमेरिका ने लादेन के बेटे पर रखा इनाम, सूचना देने वाले को मिलेगा $10 लाख का इनाम। वॉशिंगटन अमेरिका ने आतंकवादी संगठन अलकायदा के पूर्व प्रमुख ओसामा बिन लादेन के बेटे हमजा बिन लादेन को आतंकवाद का भावी सरगना करार देते हुए उसकी सूचना देने वाले को $10 लाख इनाम देने की घोषणा की है। पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक युद्धों को छेड़ने वाले भारत के लिए यह अमेरिकी कदम एक बड़ी जीत है। राजनयिक सुरक्षा के सह सचिव माइकल टी इवानॉफ ने गुरुवार को एक बयान जारी करके कहा, कभी क्राउन प्रिंस ऑफ जिहाद माने जाने वाले लादेन के बेटे के छिपने के ठिकानों के बारे में पिछले कुछ सालों में रिपोर्ट आ रही है। उसके कभी पाकिस्तान अथवा अफगानिस्तान में होने और कभी ईरान में नजरबंद किए जाने की सूचनाएं छन छन कर आती रही हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई से संबंधित प्रकोष्ठ अधिकारी एन सिल्स ने कहा कि अमेरिका यह घोषणा करके विश्व को संदेश देना चाहता है कि वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा और अलकायदा और उसके नेताओं को समझा देना चाहता है कि उनकी आतंकवादी गतिविधियों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराने के लिए भी हर संभव कदम उठाए जाएंगे। हमजा लादेन की तीसरी पत्नी कैरिया सबर का बेटा है। कैरिया पाकिस्तान की एबटाबाद में लादेन के साथ रह रही थी। यहां आतंक का दूसरा नाम बन चुके ओसामा बिन लादेन को 2 मई 2011 को अमेरिका के जाबाज नेवी सील कमांडो ने मौत के घाट उतारा था। पश्चिमी खुफिया एजेंसियां पिछले 2 सालों से हमजा के ठिकानों पर लगातार नजर रख रही हैं। श्री इवानॉफ ने कहा कि अलकायदा हालांकि इन वर्षों में अपेक्षाकृत शांत रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसे आत्मसमर्पण करना है, ये उसकी चाल है। अमेरिका ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के खिलाफ भी विश्व समुदाय को एकजुट होने को कहा। पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी लेने वाले इस संगठन पर भारतीय वायुसेना की कार्रवाई को लेकर दुनिया के बड़े देश आगे आए हैं। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने बुधवार को प्रस्ताव दिया है कि इस आतंकवादी संगठन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ब्लैक लिस्ट करें। उन्होंने मौलाना मसूद अजहर पर हर तरह की प्रतिबंध लगाने की मांग की है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल पोम्पियो ने भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बुधवार देर रात फोन पर बात करके कहा कि जैश ए मोहम्मद के ठिकाने पर भारत के हवाई हमले का अमेरिका समर्थन करता है। उल्लेखनीय है कि 14 फरवरी को जैश के आत्मघाती हमलावर में पुलवामा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के काफिले पर हमला किया गया था, जिसमें कम से कम 40 जवान शहीद हो गए थे और कई घायल हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि मोदी ने भी अभिनंदन का किया अभिनंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विंग कमांडर अभिनंदन की सुरक्षित स्वदेश वापसी का स्वागत किया और कहा कि उनके अनुकरणीय साहस पर देश को गर्व है। मोदी ने ट्वीट कर कहा कि वेलकम होम विंग कमांडर अभिनंदन। उन्होंने कहा कि देश को आपके अनुकरणीय साहस पर गर्व है। हमारे सशस्त्र बल 130 करोड़ भारतीयों के लिए प्रेरणा है। वंदे मातरम। अभिनंदन ने देश को गौरवान्वित किया। राहुल गांधी बोले, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान के आज रात स्वदेश पहुंचने पर कहा कि उन्होंने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। अभिनंदन के स्वदेश पहुंचने के तुरंत बाद गांधी ने अपने ट्वीट में कहा कि विंग कमांडर अभिनंदन, आपकी वीरता, गरिमा और शौर्य ने हम सभी को गौरवान्वित किया। आपका स्वागत है और बहुत सारा प्यार। अभिनंदन की वापसी पर मोदी की स्मृति ने भी प्रशंसा की। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को दावा किया कि पाकिस्तान ने हिरासत में लिए गए भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन को 48 घंटों के भीतर छोड़ने का निर्णय लिया और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ प्रयासों का ही नतीजा है। ईरानी यहां पर RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रो सेवा पुस्तक के विमोचक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। उन्होंने देश के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के योगदान की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि संघ अब इस वास्तविक तथ्य पर गर्व कर सकता है कि उसके सदस्य के दृढ़ प्रयासों की बदौलत एक भारतीय नायक 48 घंटों के भीतर वापस लौट आया है। उन्होंने RSS की महिला प्रकोष्ठ राष्ट्र सेविका समिति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि करीब 40 देशों में फैली RSS संगठन में 3 लाख से अधिक महिलाएं शामिल हैं। अभिनंदन के आने पर उत्तराखंड में दिवाली का माहौल। वायुसेना के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान के स्वदेश वापसी के बाद शुक्रवार देर शाम उत्तराखंड में सभी स्थानों पर आतिशबाजी की गई।
कई स्थानों पर दीपक जलाकर दीपावली मनाई गई। जैसे ही दूरदर्शन सहित दूसरे इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर समाचार एजेंसियों ने वर्धमान को पाकिस्तान के अधिकारियों कर ओर से भारतीय अधिकारियों को सौंपे जाने में के समाचार प्रसारित हुए, पूरे राज्य में टीवी देख रहे लोग घरों से हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सड़कों पर आ गए। देहरादून के पलटन बाजार, घंटाघर, क्लेम टाउन, गढ़ी कैंड, पलेट नगर, करणपुर, डालनवाला, प्रेमनगर, ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट स्टेशन रोड, डोईवाला, रायवाला, हरिद्वार के ज्वालापुर, हर की पैड़ी आदि क्षेत्र में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और गंगा तट पर दीप प्रज्वलित किए। अंतिम रिपोर्ट मिलने तक अल्मोड़ा, मसूरी, विकासनगर, नैनीताल, उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग, हल्द्वानी आदि स्थानों पर भी जश्न मनाए जाने की खबर है। तो दोस्तों, इस खबरों से संबंधित सवालों के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे भारत के वीर सेनाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे कि उनका मनोबल ऊंचा रहे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो।